नमस्कार। मेरे सभी प्रदेशवासियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक विशेष प्रयोजन की वजह से उपस्थित हुआ हूं। आज हम जिस प्रकार से एक चीज चारों तरफ देख रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग की बात, क्लाइमेट चेंज की बात। हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के देश इसको लेके बहुत चिंतित हैं। बहुत मीटिंगें हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं। लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो देश के अंदर आज दिल्ली के जो हालात हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। दिल्ली के अंदर AQI लेवल गवर्नमेंट कह रही है 500 तक पहुंच गया है, लेकिन अन्य कई लोगों के द्वारा इसे 700 से भी ज्यादा बताया गया है। ये पोल्यूशन का खतरा क्यों हुआ? ये पोल्यूशन कहां से आया? अभी हम इसी का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमने पूरे प्रयास किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। पहले दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार थी तो कभी OD1 का फार्मूला लेके आई, कभी पुरानी बसों को दिल्ली से निकालने का फार्मूला लेके आए, कभी CNG पे शिफ्ट करने का फार्मूला लेके आए, कभी बाहर के वाहनों को रोक लगाने का फार्मूला लेके आए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर कम नहीं हुआ। ये पोल्यूशन पैदा कहां से होता है, हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। एक तरफ हम पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारा रक्षा कवच है अरावली, उसको खत्म करने के ऑर्डर हमने दे दिए। ये अरावली अगर खत्म हो जाएगी, आज जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केंद्र सरकार ने जो अरावली की परिभाषा बदली है और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे 90% पहाड़ जो है अरावली से बाहर हो जाएंगे। यानी कि उनके अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होगा, उनको हम बचा नहीं सकेंगे, उनके अंदर माइनिंग दी जा सकेगी। 11,000 से अधिक पहाड़ियां हैं इसके अंदर, और पूरी जो अरावली है उसका 80% हिस्सा अकेले राजस्थान के अंदर है। आप देखिए, जो हमारा मरुस्थल है, थार है, वो थार वहीं रुकता है जहां से हमारी अरावली शुरू होती है। यानी वो थार को रोकने का काम करती है। जो हीट वेव चलती हैं, लू चलती हैं, उनको रोकने का काम यह अरावली करती है। जहां राजस्थान पहले से ही पानी की समस्या को झेल रहा है, उससे जूझ रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर जो बरसात का पानी जाता है उसको रिसाव करके जल को भंडारण करने का काम यह हमारी अरावली करती है। और अरावली पर्वतमाला जो है एक अपने आप में सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था को भी संजो के रखने वाली है। हमने पहाड़ को, वनों को देवता माना है। आज इनके अंदर हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल, मैं जहां से आता हूं, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पांडुपोल हनुमान जी हैं, भर्तृहरि महाराज का मंदिर है, कितने आस्था के प्रतीक हैं। ये सब अरावली की गोद में हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे अलवर से आने वाले सांसद आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं और वो इसी विभाग के मंत्री हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आज जो अरावली को बचा सकते हैं वो ही अरावली को मिटाने का काम कर रहे हैं। यही सांसद महोदय जहां अजमेर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहां पुष्कर जी का स्थल है जो चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है।
आप कैसे अजमेर और अलवर के होते हुए भी आपको अरावली नजर नहीं आ रही? क्या हमें हमारे आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है? हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सांस ले पाएगी, ये हम नहीं सोच रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। मैं मेरे सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके अंदर सहयोग करें, आप आवाज उठाएं, सरकार को मजबूर करें कि वो इस एक्ट के अंदर, अरावली की परिभाषा के अंदर जो इन लोगों ने संशोधन किया है, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है माइंस के क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। और मैं जहां तक समझता हूं, हमें लोगों को रोजगार देने की बात कहने के स्थान पर हम आने वाले समय में उनका जीवन ही छीनने का काम करेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी वो हमें सब कुछ देके गई है। उन्होंने प्रकृति को हमेशा सहेजने का काम किया था, उन्होंने प्रकृति को खत्म करने का काम नहीं किया था। आज उन्होंने सब कुछ हमें सौंपा, लेकिन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, या इससे एक पीढ़ी पहले की बात कर लें, तो हम सब लोगों ने इन संसाधनों को बहुत तेजी के साथ इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आज जिस तेजी के साथ हम जल की निकासी कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ हम वनों की कटाई कर रहे हैं, और जिस तेजी के साथ हम माइंसों का काम कर रहे हैं, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए इन चीजों को छोड़ के जाएंगे? वो लोग कभी देख पाएंगे कि हमारे लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? जहां तक मेरी उम्र कोई अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कुओं के अंदर पानी देखा था। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो सीधे बोरवेल देखती है, उनमें कुएं हैं ही नहीं, सीधे समर्सिबल बोरिंग होता है और मोटर चली जाती है नीचे 1000 फुट, 1200 फुट, 1500 फुट तक। उन्होंने कहां देखा है कि पहले लोग कुएं खोदते थे पानी पीने के लिए? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैं अपील करना चाहूंगा सभी प्रदेश के लोगों को, किसके खिलाफ आवाज उठाएं, पूरे राजस्थान की आवाज बने। अरावली इस राजस्थान की आत्मा है। अगर अरावली खत्म होगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सीईसी को पहले जो नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी नियुक्ति होती थी, और उसका काम पर्यावरण को बचाने का रहता था। लेकिन 2023 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उसको एकदम जो है कमजोर कर दिया, और उसको पर्यावरण मंत्रालय के अधीन उस कमेटी को बना दिया है। अब वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, उसको अपने निर्णय मंत्रालय में देने होंगे, न कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक पूरी साजिश रची जा रही है कि पहले जिस प्रकार से चाहे सीसी की बात हो, एनजीटी की बात हो, ये सारी बातें जो है जनता की, ये सारे जो संस्थाएं जनता की आवाज को उठाती थी, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज ये सब चीजें गायब हो गई। तो आज हम सब लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं विशेष आग्रह लेकर आप सब लोगों के बीच में आया हूं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अरावली बचाओ अभियान के अंदर पूरा सहयोग करूंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। जहां तक भी मुझे जाना पड़ेगा वहां तक जाने का काम मैं करूंगा। और आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अरावली को बचाने के अंदर आप सब लोग सहयोग करें। ये अरावली हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ना, घर का काम कि मेरे बच्चे ये रहेंगे, उससे आने वाली पीढ़ी ये रहेगी, वो सब बर्बाद हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बचेगा अगर अरावली नहीं बची तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसमें मिलकर सहयोग करेंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये हम सब लोगों का जीने का एक जरिया है।
जिसको आने वाले समय में हमें अपनी पीढ़ियों को सौंपना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। यही बात कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।